अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था कितना? 200, 240। कितने का एक? 30। उसके बाद जो मजीद यूनिट्स बनाए, 500 बनाए, 16, तो एक कितने का हुआ? 30। फिर 750 और बनाए, एक कितने का था? फिर 300 और बनाए, 40। ये 33, 36, 40 किसी से ना हुआ हो तो पहले शर्म करे, फिर मरने से जस्ट पहले पूछ ले चले। 33, 36, 40। ये बिल्कुल ट्रेडिंग जैसा सवाल होता अगर ये परचेज किए होते तो। बस अब परचेज करने की बजाय मैन्युफैक्चर किए। काम वही है कि फिनिश गुड्स के स्टोर में इतने और आ रहे हैं। ट्रेडिंग है तो खरीद के ला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है तो बना के ला रहे हैं। तो सवाल सॉल्व करना बिल्कुल वैसा ही है। क्लोजिंग स्टॉक कितने रह गए थे? जब आप यूनिट्स का हिसाब किताब करेंगे तो ओपनिंग है 240, मजीद नए बनाए 500 और 750 और 300 और बेच दिए 14, तो बाकी रह गए 370। फाइफो, फाइफो है तो ये 370 इनमें से बचे होंगे और इनमें से बचे होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 70 ऊपर वालों में से और 300 नीचे वालों में से। और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आप चाहें तो ऐसे कर लें कि ऊपर वाले बिक गए होंगे, ये सारे और इनमें से 70 के अलावा बाकी। और चाहें तो कर लें कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस ट्रेडिंग बिजनेस था तो परचेजेस करते थे, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। माइनस 48। अच्छा, अभी हम इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एग्जाम लेवल तक नहीं पहुंचे। ये 3-4 दिन सिर्फ इसलिए लगे हैं कि आप मेरे साथ बस चल ले कदम बढ़ा के, अभी आपको अपना भी पोटेंशियल पता चल जाए। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन से आगे गुजरे, फिर एग्जाम लेवल ऊंचा है। कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक, और अगर एवको है तो फिर हमें एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, सारी अमाउंट्स ऐड करके और सारे यूनिट्स ऐड करके, और रेट आ जाएगा 35.03। अब जो बच गए हैं वो भी इसी रेट वाले हैं और जो बिक गए हैं वो भी इसी रेट वाले हैं। हाँ जी, चलें अब और सवाल करते हैं जिसमें खर्चों की तफसील बता रहा हूं। आप आए इलस्ट्रेशन मेरी बुक में, इलस्ट्रेशन 7 पे, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 पे आइए। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स, मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 7। हाँ जी, पहुंचे? पढ़ लीजिए, मैं करता हूं, पढ़ ली, मैं करता हूं। किसका? इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल? वो मैंने पास्ट पेपर्स का अलग सेक्शन बनाया हुआ है ना, इसलिए इसको मैंने इलस्ट्रेशन कह दिया। ये भी 1-2 चैप्टर्स में, बाकी मैंने नहीं डाली, नहीं, बाकी में पास्ट पेपर्स ही डाले मैं बस। इलस्ट्रेशन 7 कहा है सबको पढ़ने को, सारे।
हाँ जी, पढ़ लिया होगा। सवाल को एक दफा तो पूरा पढ़ना है, लेकिन अगर आप याद करने की नीयत से पढ़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक बार सवाल को पढ़ा, आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक का सवाल है, उसके बाद सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ के पूरा प्लान करके फिर सवाल सॉल्व शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछिए, ये पूछिए कैसे पता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सारा डाटा ही मैन्युफैक्चरिंग का है, सवाल के पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है तो फिर ये इंपॉर्टेंट है जानना कि फाइफो है कि एफको है। तो फाइफो है कि एफको है? फाइफो है। तो सवाल की प्लानिंग ये है कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, फाइफो मेथड है, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, या वो जो मैंने कल फार्मूला कंप्लीट कर दिया था ऑल अदर आउट्स। तो ये चीजें हमें मिलेंगी तो ये एंड आंसर निकलेगा। ये सवाल की प्लानिंग हो रही है कि हमें ये चाहिए, उसके लिए ये चीजें चाहिए। अब जब पता चल गया ना कि यहां तक पहुंचेंगे, जब ये चीजें मिलेंगी तो एक एक करके इन चीजों को इकट्ठा करेंगे और सवाल होता जाएगा। जब सवाल को देख के ये फैसला करते हैं ना कि इसका करना क्या है, तो कंफ्यूजन होती है। सवाल को एक बार पढ़ के सोल्यूशन रिक्वायर्ड को गौर करते हैं कि रिक्वायर्ड क्या चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है, और जब एक बार रास्ता पता चल गया तो उसके लिए एक एक चीज फिर पूरी करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस काम के लिए ये 3 चीजों की जरूरत है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट दी हुई है या कहां दी हुई है? ये जो पहला टेबल है ये क्या है? ये जून में होने वाले सारे फैक्ट्री के खर्चे हैं। अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट 1 क्या है? कब का? 1 जून, यानी जून का ओपनिंग स्टॉक। फिनिश गुड्स की ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी बता दिए और उनका पर यूनिट रेट भी बता दिया। तो ये फिगर मिल गई, मल्टीप्लाई करना, ये फिगर मिल जाएगी। यानी आपको ये दोनों बताए मैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, ये कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच, वो लिस्ट में से ढूंढना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग, ये जो यहां सीखा है। तो यही सारा काम, बस अब डाटा फैल गया तो एक एक करके चीज जमा कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ के पता चल गया कि ये चाहिए। अब इनमें से ये फिगर पॉइंट नंबर 1 में दी हुई है, कितने यूनिट्स हैं? 1350, और एक कितने का है? 16, ये बन गया। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, वर्किंग 1, माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स दी हुई है, निकालनी पड़ेगी, वर्किंग 2। ये सवाल की प्रेजेंटेशन होती है। तो अब हमने एक लाइन छोड़ के जहां आंसर लिखेंगे, इन वर्किंग्स में चलते हैं। वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? गिवन है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो कैसे निकालेंगे? कल बताया था, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस अगर कोई रॉ मटेरियल इधर उधर गया है तो माइनस जो क्लोजिंग बच गया है, तो बाकी मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें से देखें, सवाल में से ढूंढते हैं क्या क्या है।
पॉइंट नंबर 1 में क्या है? पॉइंट 1 में ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1490000, तो ये हो गया ओपनिंग रॉ मटेरियल 1490000 प्लस परचेजेस भी दी हुई हैं। ये परचेजेस आपको दी हुई हैं टेबल में, कहां पर? ये कोई छठी सातवीं लाइन में, रॉ मटेरियल परचेजेस 3845000 माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये कहां है? ये आपको पॉइंट नंबर 4 में लिखा नजर आ रहा है 970000। तो ये बन जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हाँ जी, 436500। ये आगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहां है? टेबल में सबसे ऊपर दी हुई है 207500। और फिर इसमें शामिल करने हैं FOH। अच्छा, अब FOH चूंकि एक लंबी लिस्ट है तो FOH क्या क्या है जी? टेबल में शुरू से चलते हैं। FOH में क्या क्या आएगा? FOH में आते हैं फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के। तो अभी मैं यहीं से बोल के सारे फिर वहां चला जाता हूं। डायरेक्ट लेबर तो चलो हो गया। प्लांट एंड मशीनरी की इरेप्शन, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब होता है गुड्स कस्टमर को पहुंचाने का खर्चा। ये फैक्ट्री का खर्चा है? नहीं। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी फैक्ट्री का है, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री का है, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री का है, मटेरियल परचेजेस कर लिया। सेलिंग कॉस्ट नहीं। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स फैक्ट्री का खर्चा है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है जी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं, फैक्ट्री का नहीं। तो इस टेबल में से जो जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, क्या क्या? डेप्रिसिएशन कितनी? 380। और फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है 247000। और इनडायरेक्ट लेबर है 848000। और इनडायरेक्ट मटेरियल है 34500। और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 580,000। ये हो गए सारे FOH। और इन सबको ऐड कर देंगे तो COGM बन गया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ऐड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट लेस। और क्यों ऐड क्यों लेस ये बाद में बताऊंगा। तो वर्क इन प्रोसेस सवाल में है कहीं? पॉइंट नंबर 1 2 3। एडमिनिस्ट्रेशन ना, ये ऑफिस के खर्चों को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो फैक्ट्री का नहीं है ये जी। पॉइंट नंबर 3, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड पे कोई नहीं था, स्टार्ट पे था। देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट एंड ऑफ मंथ, लेकिन स्टार्ट पे था, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा 208। तो इन सबको ऐड करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी। डबल 650,400। नहीं, ये नहीं आ रहा। 26 कैसे? 4 ये है, 2 ये, 6 तो यही हो गया 90,400,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गई 90,48,000। FIFO मेथड है और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है। ये सवाल परपेचुअल से हो सकता है, डेट्स ही नहीं है ट्रांजैक्शन की, तो होगा तो ये पीरियोडिक से ही। अब FIFO है तो पीरियोडिक में FIFO से देखना पड़ता है कि तरतीब क्या थी। तो आपके पास बस 2 ही तरह की चीजें अवेलेबल हैं। आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं 1350 यूनिट्स, 1640 रुपए का एक। और जो मजीद बनाई हैं, कितनी इस साल मजीद बनाई हैं इस महीने? 5200। पॉइंट नंबर 2, 5200 यूनिट्स ऑफ गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो आपके पास ये 2 ही तरह का डाटा है। इनका रेट नहीं पता, इनकी टोटल अमाउंट पता है। कैसे? ये
तो ये क्या बना 1740। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स फाइफो मेथड देखना पड़ता है कि किस तरतीब से यूनिट स्टोर में आए थे, दो ही हैं, पहले इतने पड़े थे, इतने और आए, तो फाइफो है। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स किन में से होंगे, इनमें से। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं कितने, पॉइंट नंबर 5, तो 1500 इनमें से होंगे। अगर 5500 बच्चे होते तो 52 ये होते, 300 इसमें से होते। तो फाइफो मेथड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल आया 1500 यूनिट्स, ये वाले 2610 000 2610 000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई जी 8652 ट्रिपल, ले ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा, ये इतना भी बेकार सवाल नहीं है, ये हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट हो जाए। वैसे असल में ये पास पेपर का सवाल है, लेकिन उस दौर में ये FAR 1 में हुआ करता था, तो ये FAR 1 के पास पेपर का ही सवाल उठाया मैंने। क्या हो गया, फारे सवाल नहीं, इतना भी नहीं था। ये मेरा ख्याल है कि 2019 का है शायद, शायद हाँ 2019 है शायद FAR 1 का। उस दौर में ना FAR 1 में एक चैप्टर होता था, थोड़ी सी वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है वो एडवांस पेपर था, कैफ 8 था। बताएं भाई इसमें क्या मुश्किलें, परेशानी, तकलीफें? कुछ भी नहीं। चलें इलस्ट्रेशन 8 पढ़ लें, करें करें करें, ये नोट कर लें, फिर इलस्ट्रेशन 8 पढ़ लें, मैं करता हूं, और आपका होमवर्क है एक सवाल, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है। अच्छा, ये पता नहीं कुछ दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली है, क्या क्या किया मैंने? ये मैंने आपको कल ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स की समरी बताने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल बताया था, और फार्मूले में मैंने वर्ड्स मिटा दिए थे। मैंने कहा था कि जैसे हम ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे थे, उसी तरीके से रॉ मटेरियल में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा। कैसे? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेजेस माइनस इशू टू प्रोडक्शन के अलावा जो भी आउट्स हैं, ओनर ले गया, चोर ले गया, आग में जल गया, सैलाब में बह गया, और माइनस क्लोजिंग, तो ये सब नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बनेगा। ये कल बताया था मैंने। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है आपका, इलस्ट्रेशन 8 अभी पढ़ लें, मैं करता हूं। इलस्ट्रेशन 8 पढ़ लीजिए, ये भी किसी दौर का पास पेपर का सवाल ही है, 2015 का शायद, FAR 1 का।
हाँ जी, पढ़ लिया होगा। इसमें रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी वो जो मैंने वो उधर वर्किंग वन की हुई है वो रिक्वायर्ड है, तो कर लेते हैं फिर। अब इसमें हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और सारा एफओएच। ये मैंने इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व की थी, इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। ये भी किसी दौर का FAR 1 का सवाल है, 2015 का है शायद। अच्छा, काफी साल पहले ना, मेरा ख्याल है कोई 3-4 साल पहले शायद, मेरा ख्याल है, एक बच्चे ने मुझे कहा ग्रुप में कॉस्ट के ना, कि सर आप मैक्सिमम सोचें, आप मैक्सिमम सोचें किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, और वो सारे सवाल बना दें आप, और फिर वो सारे सवाल हमें दे दें, और फिर वो सारे सवाल हम करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको 100 सवाल भी बता दूंगा ना, तो पेपर में कोई 101 वही होगा। तो इसलिए ना, ये हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ प्रैक्टिस के लिए तो पास पेपर्स हैं, लेकिन कौन सा आपको सवाल रट्टे लगवा के उसके जवाब याद करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस है। हो सकता है पेपर में थोड़ा डिफरेंट तरीके के सवाल आ जाए, तो जो बच्चे पेपर में जाके ये उम्मीद लगाते हैं कि जैसा सवाल क्लास में बैठ के किया होगा वैसे ही पेपर में आएगा तो करूंगा, वरना तो मैं एग्री टाइम में ही जाऊंगा, तो आ जाना। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है अक्सर किए हुए सवालों जैसा आ जाता है, यानी पास पेपर के सवाल ही थोड़े बहुत चेंज करके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, होता है ऐसा, और कुछ सवाल बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं वो ज्यादा तो पास पेपर की है, लेकिन उसका मकसद है कि आपको चीजों का कॉन्सेप्ट रिलेशन समझ आए, ताकि अगर कोई डिफरेंट तरह का सवाल भी हुआ तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर सकते होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है, जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है। तो हम लोग कुकिंग ऑयल बेचते हैं, तो झोलियां भर भर के बेचते होंगे, हैं पैक करके बेचते होंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, ऑयल भी होगा और पैकिंग मटेरियल भी होगा। तो इसमें आपको जो परचेजेस बताई हुई हैं, मटेरियल परचेज जिसका ऑयल होता होगा, और साथ पैकिंग मटेरियल, ये दोनों डायरेक्ट मटेरियल ही हैं। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर, अच्छा पिछले सवाल में मैंने ब्रैकेट में कर दिया था, तो चलो मैं इसमें ब्रैकेट की बजाय अलग अलग लिख के बता देता हूं। ओपनिंग, हाँ जी ओपनिंग मटेरियल कहां है सवाल में, पूरा सवाल पढ़ा हो तो नजर आ जाएगा। सबसे आखिर में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, तो 7 लाख एक है। अच्छा सारे खर्चे आपको दिए ही थाउजेंड्स में है ना, तो हम ऐसा कर लेते हैं फिर कि सवाल भी ऐसे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक एक हो गया पैकिंग मटेरियल और एक हो गया रॉ मटेरियल, तो 700 और है 5000, 5000,
तो ओपनिंग बन गया परचेजेस। परचेजेस के लिए वापस ऊपर आ जाते हैं। परचेजेस में उन्होंने आपको 60500 बताया है, पैकिंग मटेरियल 2050 बताया है और ट्रांसपोर्टेशन 300 बताई है। तो ये सब ही मिलाना है, ये सारा कुछ ही ऐड होता है। तो परचेजेस के अंदर 60500 भी आ जाएगा। जी मैं लिखता हूं। और दूसरा क्या है, 2050 भी आ जाएगा और 300 भी आ जाएगा। लेकिन ये जो 60500 है, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसमें रिफंडेबल सेल्स टैक्स शामिल है, यानी ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स फिगर है। वो तो हमें रिफंड हो जाना है, तो हमें इसके बगैर वाली चाहिए। तो 60-500 क्या है, ये 117 है, हमें 100 चाहिए। तो 100/117 54059 नहीं खैर है, बस ₹1000। और कोई मटेरियल ओनर ले गया या चोर ले गया या सलाब ले गया या कोई अदर देन इशू टू प्रोडक्शन कोई और आउट नहीं है, तो फिर क्लोजिंग मटेरियल, ये भी फिर आखिरी पॉइंट में चले चलते हैं जी। 285 और 7780 8065 सिर्फ रॉ मटेरियल ना, डायरेक्ट मटेरियल देख रहे हैं हम। तो ये बन गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पहले मैंने ब्रैकेट में कर दिया था, अब रश ज्यादा था तो ऐसे कर दिया। 51694 ये हो गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और क्या चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, पिछले सवाल में तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही कह के दे दी थी। अब आपको ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहने की बजाय ऊपर वाले टेबल के अंदर सैलरीज एंड वेजेस लिखा नजर आ रहा है, और इसकी फिर आगे तफसील पॉइंट नंबर 2 में है। जी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आपको ऊपर हमने जितनी भी सैलरीज वेजेस बताई हैं, उनमें से 60% मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री के लोगों की हैं और 40% एडमिन यानी ऑफिस के लोगों की हैं। तो 40 का तो हमारा काम नहीं है। जो फैक्ट्री की हैं उनमें से भी 20% हैं जो डायरेक्ट हैं। तो हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की फिगर में लिखना है, सैलरीज वेजेस कितनी आ रही हैं ऊपर, 2500। इसमें से 60 करने से क्या हुआ, फैक्ट्री की फिगर बन गई, और इनटू 70% करने से डायरेक्ट बन गई 1050। ये पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी पढ़ लें, और इसमें कोई किसी को एतराज, इख्तलाफ, तकलीफ, परेशानी है तो बताएं। ये आपको पॉइंट नंबर 2 में स्टेरिक लगा के सबसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, 60% के साथ स्टेरिक लगाया है, और उसके नीचे अंग्रेजी लिखी हुई है मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज में 70% डायरेक्ट वेजेस शामिल। तो हम तो डायरेक्ट लेबर ही लिख रहे हैं ना। 2500 का 60-40 तोड़ने से फैक्ट्री और ऑफिस के लोग आ गए, और इसमें से आगे मजीद 70-30 तोड़ेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाएंगे। तो हमने ये और ये फिगर निकाली, और इसके बाद एफओएच, फिर खर्चे हैं बहुत सारे, तो उनमें से ले लेते हैं। फिर टेबल पे दोबारा नजर मारते हैं, कुछ रह ना जाए। मटेरियल परचेजेस हो गई, ओवरहेड्स, रेंट। रेंट को लिखने से पहले बाकी तफसील देख लें, कहीं रेंट का कोई दोबारा जिक्र। पॉइंट नंबर 1, फैक्ट्री का रेंट है, एफओएच आएगा। वेयर हाउस यानी स्टोर का रेंट है, नहीं आएगा। मटेरियल का स्टोर फैक्ट्री का हिस्सा है, फिनिश गुड्स का स्टोर फैक्ट्री का हिस्सा नहीं होता। तो मटेरियल के स्टोर का किराया फैक्ट्री ही का खर्चा समझा जाएगा, लेकिन गुड्स के स्टोर का किराया फैक्ट्री का खर्चा नहीं समझा जाएगा। तो एफओएच में रेंट, एक तो फैक्ट्री का रेंट आएगा, वो कितना है, 2000।
और जो बाकी 500 है ये 3 स्टोर्स का किराया है, जिनमें से एक रॉ मटेरियल का स्टोर है, एक पैकिंग मटेरियल का है, तो ये दोनों तो फैक्ट्री में काउंट होंगे। तो 60% आएगा इसका फैक्ट्री के खर्चों में, वो शामिल होगा 500 का 60%। और तीसरा, हमने ना कुछ सुपरमार्केट्स में शेल्फ किराए पे लिए हुए कि प्रोडक्ट वहां जाकर रखा करेंगे, वो तो फैक्ट्री का है ही नहीं, तो फैक्ट्री के अंदर सिर्फ ये वाले शामिल होंगे। अच्छा, इधर उधर घूम गए। अब ये हम थे कहां? पहला वाला टेबल नहीं, पहला वाला टेबल रेंट हो गया, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड नहीं अभी नहीं हुआ, सैलरीज एंड वेजेस पे फिर वापस पॉइंट 2 पे आते हैं। ये एफओएच है, ये तो ऑफिस के लोग हैं ना, फैक्ट्री के 30% इनडायरेक्ट है, ये आएगा एफओएच के अंदर। तो इनडायरेक्ट लेबर यानी 2500 का 60% करने से फैक्ट्री के लोग आए और 30% करने से इनडायरेक्ट आ गए 450। हाँ जी, यहां तक सब लोग हैं साथ? को पूछना हो तो बेटे शर्माया ना करो ना, पूछा करो। हाँ भाई, यहां पर सैलरीज एंड वेजेस 2500 है, इसमें से 60% फैक्ट्री के लोगों की हैं, 40% ऑफिस के लोगों की हैं। जो फैक्ट्री के लोगों की हैं उनमें से 70% डायरेक्ट लोग हैं, 30% इनडायरेक्ट लोग हैं। तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट लेबर को हम एफओएच में लेते हैं। तो 2500 से 60 करके फैक्ट्री पहुंचे, 30 करके इनडायरेक्ट लेबर तक आ गए। सैलरीज वेजेस हो गई। अगला खर्चा अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, इनके बारे में कहीं कोई तफसील? जी, पॉइंट नंबर 2 सैलरीज एंड वेजेस के नीचे अदर वेरिएबल ओवरहेड्स 80% मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री का है और 20% ऑफिस का है। तो हम तो फैक्ट्री के खर्चे ले रहे हैं, तो अदर वेरिएबल ओवरहेड्स में कितने हैं टोटल? 5000 का फैक्ट्री से रिलेटेड 80% 4000। फिर वापस ऊपर चलते हैं। अगला खर्चा अदर फिक्स्ड, ये मैं ऊपर वाले टेबल में हूं क्योंकि खर्चे वहां लिखे हुए, अदर इंफॉर्मेशन में उनकी फिर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है। अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स फिर नीचे आ जाते हैं पॉइंट 2 में। अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स 60% फैक्ट्री के हैं, कितने हैं टोटल? 1500 में से 60% फैक्ट्री के हैं। और ऊपर खर्चों में बस पूरे हो गए। पॉइंट 1 में कुछ रह गया हो, पॉइंट 2 में बस। पॉइंट 3 ये हमारी एफओएच पूरी हो गई और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 1950 और क्लोजिंग 3000। तो इन सब का ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 59344। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछी होती तो फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस ये माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, फिर जरूर इसका इस्तेमाल करते, लेकिन बस पूछी ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। वेरिएबल ओवरहेड्स कौन से होते हैं? ये तो दूसरी क्लास में चलते हैं वापस। फैक्ट्री के खर्चे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बांटने हो तो ये है, और अगर वेरिएबल फिक्स बांटने हो तो फिक्स ओवरहेड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। तो ये अदर वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए और ये अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए। अदर इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ ओवरहेड्स ये भी लिख लिया ना, इसलिए अदर कह दिया। हाँ भाई, इलस्ट्रेशन 8 हो गई। अच्छा, इलस्ट्रेशन 6 की शक्ल देखें जरा, है तो होमवर्क आपका, लेकिन इसकी शक्ल देखें, एक चीज बतानी है।
इलस्ट्रेशन 6, ये पॉइंट नंबर 2 पे गौर करें और फिर मैं पूछता हूं आपसे, आप में से किसी से, पॉइंट नंबर 2 के टेबल को अच्छी तरह समझें कि ये क्या है, फिर आप में से किसी से पूछ लेते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन 6 का पॉइंट 2 का सारा टेबल पे गौर करें, ये क्या चीज है। इलस्ट्रेशन 8 में क्या, हाँ, उस 2700 का तो ब्रेकअप बताया हुआ पॉइंट 1 में, 2500 और 200, उसी का तो ब्रेकअप बताया रहा। हाँ जी, पॉइंट 2 कहा था पढ़ने को, पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया ना। ये जो व्हाइट शर्ट, ये दरमियान में नहीं, आगे, हाँ पढ़ लिया। अच्छा ये बताओ जरा कि इस टेबल में सबसे आखिरी कॉलम में 120 नजर आ रहा है, सबसे आखिरी कॉलम, हाँ हाँ, पॉइंट 2 के टेबल के सबसे आखिरी कॉलम दूसरे नंबर पे 120 नजर आ रहा है, ये क्या है, क्या है, फिनिश गुड्स क्या, 120,000 रुपीज की फिनिश गुड्स क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन है कि फिनिश गुड्स है, तो फिनिश गुड्स क्यों लिखा हुआ, फिनिश गुड्स की डेप्रिसिएशन, पक्की बात। चलें अगले मल्ले से पूछ लेते हैं। सेकंड लास्ट कॉलम, सेकंड लास्ट कॉलम टेबल में, और उसमें एक थर्ड फिगर लिखी हुई है, कितनी कितनी 380, 380 मिल गई। अच्छा ये कौन बताना चाहे, हाँ जी क्या है ये 380, रॉ मटेरियल डेप्रिशिएट हो, रॉ मटेरियल डेप्रिशिएट हो, अच्छा है, पता नहीं यार, हल्की क्वालिटी सारे गए। हाँ जी, ये टेबल में सेकंड लास्ट कॉलम, तीसरी चीज 380, ये क्या है, रेंट, रॉ मटेरियल का रेंट है। अच्छा चलें ठीक है, बताता हूं, बिल्कुल सही है। ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसमें खर्चे पहले कॉलम में लिखे हुए हैं, ये जो पहले कॉलम में आपको अंग्रेजी लिखी नजर आ रही है डिस्क्रिप्शन, ये खर्चे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन लिखी नजर आ रही है,
तो डेप्रिसिएशन है ये खर्चा। अच्छा, किन एसेट्स की डेप्रिसिएशन? अब आगे वो कॉलम चल रहे हैं, देखें वहां, आवाज मेरी सुने। डेप्रिसिएशन के सामने पहली फिगर लिखी है 3500 और इस कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या है? इसका मतलब है कि फैक्ट्री में जितने एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन 3500। अगली फिगर क्या है? 1250। इसके ऊपर कॉलम हेडिंग क्या है? इसका मतलब है कि हेड ऑफिस में जितने एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन 1250। यानी जो खर्चा है वो लेफ्ट सबसे कॉलम, पहले कॉलम में लिखा है, और जिस चीज का खर्चा है उसकी लोकेशन कहां की है वो ऊपर कॉलम में लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन के सामने तीसरी फिगर क्या है? 750। इसका मतलब है कि सेल्स ऑफिस में जितने एसेट्स पड़े हैं, फर्नीचर पड़ा होगा, उसकी बिल्डिंग हो सकती है, उनकी डेप्रिसिएशन 750। चौथा कॉलम में क्या लिखा है? 150। इसके ऊपर क्या है? रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के ऊपर भी क्या है? वेयर हाउस। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल के स्टोर में जो भी एसेट्स हैं, कोई शेल्फ हो सकते हैं, कोई और फर्नीचर हो सकता है कोई बिल्डिंग हो, उस एसेट्स की डेप्रिसिएशन 150 है, रॉ मटेरियल की डेप्रिसिएशन 150 नहीं है। और सबसे आखिर में 120 लिखा हुआ है, तो फिनिश गुड्स की डेप्रिसिएशन नहीं है, फिनिश गुड्स का जो स्टोर है उसमें जितने एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन ये 120 है। इसी तरह ये 640 क्या है 120 से ऊपर? जो फिनिश गुड्स को सैलरीज दे रहे हैं हम, फिनिश गुड्स के स्टोर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ये उनकी सैलरी है। तो ये इस तरह से ना आपको टेबल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये होमवर्क है आपका सवाल। चलें, कॉस्ट की कैलकुलेशन बहुत है, अब एनआरबी पे आते हैं जी। वो ये वाली बात बताने के लिए थी, यानी सैलरीज फैक्ट्री की 75% प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है, तो वो डायरेक्ट होंगी, डायरेक्ट लेबर होंगी, बाकी 25% पर इनडायरेक्ट होगी। ये इलस्ट्रेशन 6, ये भी FAR 1 के किसी दौर का पास पेपर का सवाल है। डेप्रिसिएशन रॉ मटेरियल की नहीं है, रॉ मटेरियल के स्टोर में जितने एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन है। हाँ जी बिल्कुल, यानी जितने भी खर्चे रॉ मटेरियल के स्टोर में हो रहे हैं वो सब FOH का हिस्सा बनेंगे। जो खर्चे फिनिश गुड्स के स्टोर के हैं वो नहीं बनेंगे, जो खर्चे फैक्ट्री ही के हैं वो बनेंगे। तो ये आपको इस टेबल में से FOH ही ढूंढ ढूंढ के निकालने, बता ही दिए इनफैक्ट मैंने सारे। मैंने कॉस्ट की हेडिंग लिखी थी, अब तक जो पढ़ा रहा था वो सारी कॉस्ट ही थी। कॉस्ट थी कि जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, चाहे वो खरीद के मौजूद है चाहे वो बनाकर मौजूद है, जहां पड़ी हुई है, जिस हालत में पड़ी हुई है, वहां तक लाने का जो भी खर्चा था वो उसकी कॉस्ट है। फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री को अलग हेडिंग क्यों दी थी? जो साल के आखिर में बची हुई हैं उनकी कॉस्ट फिक्र वाली बात क्यों है? अगर सब चीजें देखने में एक जैसी हैं और साल के दौरान एक से ज्यादा दफा खरीदी या बनाई गई हैं तो हर दफा रेट सेम था? नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक में वो कौन सी वाली हैं? तो इस मसले का हल FIFO और FCO कर ली कैलकुलेशन। ट्रेडिंग बिजनेस भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। कॉस्ट की कैलकुलेशन बहुत है, आगे जब एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आएंगे तो बार बार इसकी प्रैक्टिस आएगी। अब आते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको प्यार से NRV कहते हैं। चाहे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, चाहे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, यानी चाहे ट्रेडिंग है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मूले बना दूंगा, कॉन्सेप्ट समझ लें इसका। ईयर एंड पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले, फिर फार्मूले बना दूंगा। ईयर एंड पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो चीजें स्टॉक में मौजूद हैं उन पे कितना खर्चा आया था, ये कॉस्ट है। और अब से ऑनवर्ड फ्यूचर कितने का बिकेगा माइनस बेचने के लिए जो मजीद खर्चा होगा, यानी NRV फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है और कॉस्ट पास्ट का कॉन्सेप्ट है। ये कॉस्ट है, जो खर्चा हुआ था ये कॉस्ट है, और NRV है
सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। मजीद क्यों खर्च होगा? हो सकता है कि अभी इसकी थोड़ी सी मरम पट्टी करानी हो तो उस पर जो खर्चा होगा, हो सकता है पैक करना हो उस पर जो खर्चा होगा, हो सकता है कस्टमर तक पहुंचाना हो उस पर जो खर्चा होगा, हो सकता है कमीशन देनी है। तो जितने का बेचेंगे माइनस अगर कोई मजीद खर्चा होगा तो जो इसका आंसर आएगा वो एनआरवी। तो जो हमारे पास ईयर एंड पे स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितने का कॉस्ट किया था आज तक पढ़ रहे थे। एनआरवी फ्यूचर ओरिएंटेड चीज है कि अब से ऑनवर्ड कितने का बिकेगा माइनस कितना खर्चा होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? जितना खर्चा आया था इसको कंपेयर कर रहे हैं कि अब इससे नेट बेनिफिट क्या होगा और वैल्यू कैसे निकलेगी। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और एनआरवी के फार्मूले में आपको बना देता हूं। कॉन्सेप्ट बता दिया कि जितने का बेचेंगे माइनस जितना खर्चा होगा, लेकिन चलो याद करने के लिए कुछ फार्मूले की शक्ल बना देता हूं। फिनिश गुड्स के लिए एनआरवी होती है एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, प्राइस कह लें वैल्यू कह लें, माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। फिनिश गुड्स के लिए एनआरवी इज इक्वल टू कितने का बेचेंगे माइनस बेचने के लिए कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखा, कॉस्ट टू सेल के सेल करने के लिए क्या खर्चा होगा। अच्छा, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सेल करने के लिए क्या खर्चा होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि खर्चा करेंगे तो सेल करेंगे, अगर खर्चा नहीं किया तो सेल नहीं हो सकेगा। हो सकता है कुछ चीजें, क्या जी? वो गुड्स जिनको रिपेयर या उन पे मजीद काम करके दोबारा से काम करके बेचना है। हो सकता है कुछ गुड्स हो खराब हो, उनको बेचना है तो ठीक करके बेचना पड़ेगा। हो सकता है उनमें कुछ खराबी रह गई हो तो सोचा अच्छा उनको दोबारा से प्रोसेस से गुजार लेते हैं। तो इनकी एनआरवी होगी एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू माइनस, ये तो है ही है, लेकिन अब इन पे एक और खर्चा होगा। जो इनको रीवर्क या रिपेयर करने पे खर्चा होगा वो भी माइनस होगा। अच्छा, इस चैप्टर में बेशक डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन चलो बता मैं अभी देता हूं। फॉर वर्क इन प्रोसेस, जो मशीन के अंदर पड़ी हुई इन्वेंट्री है ईयर एंड पे वर्क इन प्रोसेस, उसकी एनआरवी भी निकालनी पड़ सकती है। बेशक इस चैप्टर में नहीं कर रहे, लेकिन चलें बता रहा हूं अभी तो पूरी कर देता हूं बात। इनको भी बेचना तो होगा कल को, तो इनकी भी एनआरवी तो होगी
एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। लेकिन ये तो मशीन से बाहर निकलेंगे तो बिकेंगे ना, तो मशीन से बाहर निकाल के बेचने तक करने के लिए और खर्चा क्या करना पड़ेगा? जितना खर्चा हो चुका, अब से ऑनवर्ड कुछ और खर्चा करेंगे तो कंप्लीट होकर चीजें बाहर आएंगी, तो उसको कहेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट। यानी अगर इस प्रोडक्ट ने 3 डिपार्टमेंट में से गुजर के बनना है, अभी सिर्फ 2 में से गुजरा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस है, तो ये क्या है? वो जो तीसरे में और खर्चा आना है, ये वो है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की भी एनआरवी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो मशीन में गया ही नहीं अभी, तो इसके लिए एनआरवी का फार्मूला ये नहीं होता, इसके लिए एनआरवी होती है करंट, बल्कि करंट रहने देता हूं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि अब अगर खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि जो स्टोर पे पड़ा हुआ है ये तो है, अगर अब फिर से लाना पड़ा तो कितने का मिलेगा, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, जिन्होंने घरों को जाना है उन्होंने तो चले ही जाना है, उनको तो किसी ने रोकना ही नहीं है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन क्लास बहरहाल चलती रहेगी, और क्लास जुमेरात गुजर गई, आज जुम्मे को भी है, हफ्ते को भी है, इतवार को भी है और पीर को भी है। हफ्ता इतवार पीर है क्लास, और सुबह में है, सुबह में, तारी में नहीं, सुबह में है, यही यही अभी रेगुलर टाइम में है। और जिन्होंने घरों को निकल ही जाना है तो उनको जाहिर है जो क्लास पीछे होगी उसका लिंक शेयर हो जाएगा आपसे, हैं? बाकी रेगुलर फिजिकल जैसे क्लासेस उतना ही होगी, चाहे आप में से 20, 25, 50 जितने भी बैठे हों, क्योंकि सबने थोड़ी घरों को चले जाना है। कितने दिन? जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, और फिर अगली क्लास फिर अगले मंडे को। चलें ठीक है, अल्लाह।